आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की जो हमारी हिंदी है सेकंड सेमेस्टर की डिसिप्लिन हिंदी। इसका हमारा जो सबसे लास्ट यूनिट है यानी कि फोर्थ यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर है हमारा गीत फरोश। ये काव्य खंड है यानी कि ये कविता है और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये इसके रचयिता हैं। वीडियो आपको डीयू के लिए, एसओएल के लिए और जो आपके एनसी वेब है तीनों जगह काम आएगी, क्योंकि तीनों जगह सिलेबस जो है वो सेम है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। लास्ट यूनिट जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसका लास्ट चैप्टर है। इसके पहले के सारे चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप बात करना चाहें मुझसे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। देखिए ये जो कवि हैं ये नई कविता का जो काल था, नई कविता का समय, उस समय के कवि हैं। तो इनकी जो लेखन शैली है या फिर जो इनकी भाषा है वो बहुत ही सरल है। मैं आपको इनकी जो कविता है गीत फरोश, इसको मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आप उसे पढ़ोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगी, मतलब कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जो मिश्र जी जो थे, इनका जन्म जो है वो 1914 में होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद जिला जो है मध्य प्रदेश में, इसके टिगरिया नामक एक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो मिश्र जी हैं ये आधुनिक कविता के अत्यंत समर्थ कवि है, यानी आधुनिक कविता, इसको हम नई कविता भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें, इसके कवि हैं। और इनके जो पिता थे वो पंडित सीताराम मिश्र। इनकी साहित्यिक रुचि जो थी वो उनका साहित्य में हमेशा से इंटरेस्ट था, ठीक है, यानी कि साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे, साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मिश्र जी के गीतों ने आधुनिक हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की, इसलिए आधुनिक हिंदी कविता में मिश्र जी जो हैं इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था और इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा की अपेक्षा जिंदगी के क्षेत्र में व्यवहारिक शिक्षा लेना उचित समझा। देखिए क्या होता है, विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन रियल में जो हम लाइफ में सीखते हैं वो काफ़ी मैटर करता है। तो इन्होंने क्या करा, अपने ज्ञान वर्धन के लिए स्कूली शिक्षा की अपेक्षा जिंदगी के जो अनुभव होते हैं वहां से इन्होंने सीखना शुरू करा। और आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आरंभ में इन्होंने एक स्वयं पाठशाला खोली थी खुद खुद ही। और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनको जेल भी हुई थी, कारावास में भी जाना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1946 से 1950 तक ये महिला श्रम वर्धा में शिक्षक रहे। महिला श्रम वर्धा जो है यहाँ पे ये टीचर रहे हैं, इन्होंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद 1952 से लेकर 1955 तक हैदराबाद में कल्पना नामक जो मासिक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया इन्होंने। फिर 1956 से 1958 तक आकाशवाणी बम्बई में इन्होंने कार्यक्रम जो होते थे उसको संचालन किया था। 1958 से 1972 तक इन्होंने संपूर्ण गांधी वार्ड में जो था इसका संपादन किया था, इसके संपादक बने। तो ये इन्होंने कार्य किया है, ये इनका हिंदी साहित्य में योगदान है, ठीक है। मिश्र जी जो थे ये बचपन इनका मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य में गुजरा था, इसलिए आप देखोगे कि इनकी जो रचना है उसमें जैसे कि सतपुड़ा की जंगल के बारे में इन्होंने लिखा है, मालवा के बारे में। और इनकी प्राकृतिक कई ऐसी रचनाएं जो प्रकृति के ऊपर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अतः प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण और प्रेम के संस्कार उनमें बहुत गहरे हैं। इनकी कविताओं को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल कि किस प्रकार से इन्होंने प्रेम के बारे में भी लिखा है। इन्होंने ज़्यादातर प्राकृतिक सौंदर्य और कवि की जो समस्याएं होती है, एक लेखक की समस्याएं होती है, उसके ऊपर लिखा है। तो देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इन्होंने घर की याद लिखा है, सतपुड़ा के जंगल लिख रखा है, पानी को क्या सूझी, कवि लिखा हुआ है, मैं फिर आऊँगा, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम आते, त्रिकाल, संध्या, चकित, कालजयी, खुशबू के शिलालेख, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसी में से ये जो जो हमारे चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं वो गीत फरोश के ऊपर है, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक कवि का दर्द, कवि की तकलीफ बताई है कि कवि को क्या तकलीफें होती है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए समाज में, ठीक है। बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। तो जो मिश्र जी थे ये जब स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उसी समय से इन्होंने काव्य रचना जो थी वो आरंभ कर दी थी।
1939-40 तक इन्होंने बहुत सारी कविताएं जो थी वो लिख डाली थी, और पत्र पत्रिकाओं और कवि सम्मेलनों के माध्यम से ये चर्चा का विषय बने हुए थे। सन 1951 में क्या हुआ, जो अज्ञेय के द्वारा जो सप्तक दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, उन दूसरे सप्तक में भी इनकी रचनाएं थी। देखिए दूसरा सप्तक जो इनका था, पहला सप्तक दूसरा सप्तक, ये जो भी इनका था, इसमें क्या होता था, कई सारे जो राइटर होते थे उस समय की, उनकी रचनाएं होती थी। तो इनकी रचना को दूसरा सप्तक जो था अज्ञेय जी का, उसमें जगह मिली थी, यानी दूसरा सप्तक में इनकी जो रचना थी वो छापी गई थी, जो कि काफ़ी फेमस हो गई थी, इसलिए इनका काफ़ी नाम है। दूसरा सप्तक की रचनाओं के बाद उनको अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे कि गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं बनी हुई, फिर इसके बाद है रस्सी, बुनी हुई रस्सी, ठीक है, यहाँ पे ये कोमा आएगा, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के सिलाला लेख, गांधी पंचशती, परिवर्तन जिए, त्रिकाल, संध्या, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गीत फरोश मिश्र जी का प्रथम काव्य संकलन है। इसकी अधिकांश कविताएं प्रकृति के रूप के वर्णन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सामाजिकता और राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताएं भी इनकी आपको देखने को मिलती है। अब देखिए समझिए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ के बताया है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीधा सीधा है। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगा वो ऐसा कंटेंट है जो कि आपके पेपर में आता है, तो अब बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से आपके पेपर में आती हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन ये आता है आपके पेपर में कि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनकी जो कविताएं, उनकी काव्य विशेषताएं बताइए। तो काव्य पक्ष पूछ लिया जाता है कई बार। काव्य पक्ष में क्या होता है बच्चे, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक होता है कला पक्ष, ठीक है, और एक होता है भाव पक्ष। भाव पक्ष, भाव पक्ष में हमें मतलब क्या फील होता है वो चीज़ें होती है, और कला पक्ष में मतलब वो कैसी उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है, भाषा कैसी है, मुहावरों का प्रयोग करा है, अलंकारों का प्रयोग करा है, या शब्दों का चयन कैसा कर रखा है, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब कला पक्ष में आ जाता है। और इसके भाव क्या है, वो भाव पक्ष में आ जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो मिश्र जी की जो कविताएं हैं उसमें भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से अगर हम देखें तो बहुत ही प्रभावशाली है। इनकी कविता को अगर हम पढ़ें समझें तो हमें पता लगेगा कि काफ़ी सरल, जो बिल्कुल सिंपल शब्द है उसका इस्तेमाल किया है इन्होंने। और इनकी कविता का जो भाव पक्ष है वो सामाजिक भावबोध, संवेदनशीलता में दिखती है, उसमें आत्मीयता के गुण दिखते हैं, बहुत ही सहज भाषा है। तो ये सारी इनकी कविता के भाव पक्ष में है। तो मैं आपको भाव पक्ष के 3-4 पॉइंट बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाव पक्ष समझिए, इनकी जो कविताएं हैं ना उसमें हमें सामाजिक भावबोध पता लगता है। देखिए मिश्र जी जो है, इनकी जो कविता है वो व्यक्तिवादी कविता नहीं है, यानी किसी इंडिविजुअल के लिए कविता नहीं लिखी इन्होंने, इन्होंने सामाजिक भावबोध से लिखी, यानी पूरे समाज को ध्यान में रख के लिखी है, ठीक है। एक तो ये समझ लो। फिर क्या है कि मिश्र जी जो है, इन्होंने अपने काव्य में सामान्य जनजीवन, जो सामान्य जनजीवन है उसमें जो संघर्ष है, विषम संघर्ष की उपेक्षा नहीं की इन्होंने बिल्कुल भी। इन्होंने सामाजिक अन्याय, जो समाज में अन्याय होता है, जो शोषण होता है, जो अभाव की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। और ये जो अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनकी जो कविता है वो प्रेरणा देती है, ठीक है। इनकी जो कविता है वो इनकी जो कविता के सारे विषय हैं वो जीवन और समाज से उठाते रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। इसके बाद बात करें अगर हम संवेदनशील मुद्दों पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी कविता की एक विशेषता है संवेदनशीलता। इनकी जैसे फेमस कविता है सतपुरा के जंगल, घर की याद, आशा गीत, इसमें बहुत ही गहरी संवेदनशीलता है। क्योंकि सतपुरा के जंगल में देखो उन्होंने सजीव निर्जीव इस तरीके का वर्णन कर रखा है। घर की याद में इन्होंने जो स्टोरी है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसे बाहर काम करता है, बाहर जाता है, कुछ समय के लिए रहता है, तो उसे किस तरीके से अपने घर की यादें आती हैं, ठीक है, घर में बिताए हुए पल याद आते हैं। तो बाहर की जिंदगी को कंपेयर कर रहा है मतलब इससे। और इस तरीके से आप देखोगे, ध्यान से समझोगे तो इनकी जो कविताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें संवेदना फील होती है। चिंतन, दर्शन आदि बोझिलता जो है इसमें नहीं है। अगर चिंतन के तत्व आए भी हैं तो वे उनकी संवेदनशीलता में ढलकर ही प्रकट हुए हैं। मेन चीज क्या है, संवेदनशील है। इसके बाद अगला है आत्मीयता। इनकी जो कविता है उसमें हमें आत्मीयता का गुण दिखाई देगा। अक्सर ये क्या होता है कि अपने पाठक को संबोधित करते हैं, इनकी जो भी कविता है ना उसमें जो पढ़ने वाला है पाठक है उसको संबोधित करते हुए या फिर क्वेश्चन पूछते हुए इस तरीके से लिखते हैं। इनका लिखने का तरीका है, संबोधित करते समय वे अक्सर पाठक को आत्मीयता के साथ समझाते हैं और कभी प्रश्न के द्वारा मानो उसे फटकारते भी हैं। ये इनका मतलब लिखने का एक तरीका है, इसे विशेष शैली कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि आत्मीयता जो है वो पाठक को राइटर के साथ जोड़ती है, यानी राइटर और जो लिखने वाला है और जो पढ़ने वाला है उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, कहीं ना कहीं अपनापन फील होता है। क्योंकि
फॉर्मेलिटी इनकी कविताओं में नहीं है, बहुत ही सीधी सादी भाषा है, इसलिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमसे बातें कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद है आस्तिकता और आस्था। मिश्र जी जो है वो आस्तिक और आस्थावादी कवि हैं। वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मानव मूल्यों के प्रति उनकी जो आस्तिकता और आस्था है वो इनकी कविताओं में हमें क्लियर दिखती है। मानव मूल्य के प्रति ये बहुत ही सचेत हैं। इसके बाद है यथार्थ बोध, यानी हमें सत्य की बोध करवाते हैं, यथार्थ का, वास्तविकता का। तो जो जीवन के सहज और यथार्थ रूप की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में मिश्र जी ने की है। ठीक है, लेकिन उनका यथार्थ बोध जो है वो केवल जीवन की कटुता, जीवन की निराशा, विषमता का चित्रण नहीं करता। आप ये सोचो केवल उसमें कटुता, निराशा, विषमता दिखेगी, नहीं, बल्कि यथार्थ बोध के पीछे मानवता की विजय दिखाई गई है। और एक चीज ये भी है कि इनकी गांधीवाद में बहुत आस्था थी, गांधीवादी विचारों को ये मानते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रकृति चित्रण। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये नेचर के काफी करीब रहे हैं, तो नेचर में, प्रकृति के बारे में इन्होंने काफी लिखा है। तो इनका जो काव्य है उसमें प्रकृति का सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण हमें मिलेगा। इनके जो लेखन है, लेखन शैली में, उसमें प्रकृति का चित्रण आपको दिखेगा छायावादी सौंदर्य चित्रणों से, जो कि अलग होगा, क्योंकि छायावादी जो लेखक थे, जयशंकर प्रसाद हो गए या अन्य हो गए, उनका जो लिखने का तरीका था उनसे इनका लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि नई कविता के युग के कवि हैं, तो तरीका इनका वैसे भी अलग होना ही है। इनकी कविताओं में जैसे सतपुरा, विंध्य, रेवा, नर्मदा, इसके चित्र मिलते हैं। सतपुरा के जंगल नामक इनकी जो कविता है उसमें भी इन्होंने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। देखो, इन्होंने लिखा है कि जैसे सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, यानी कि यहाँ जंगल निर्जीव ना रहकर सजीव इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने प्रकृति के बारे में काफी लिखा है। ये तो हो गया इनका भाव पक्ष। अब बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में क्या होता है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी भाषा है, इसको देखा जाता है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सहज है, बिल्कुल सिंपल, सीधी सपाट भाषा। सीधी सपाट भाषा का मतलब यहाँ पे है जैसे हम आपस में बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, तो वो हमारी भाषा होती है, वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज होती है और सीधी सपाट होती है। तो इनका जो लिखने का तरीका है वो भी सीधी सपाट भाषा में लिखते थे, जो कि एक अद्भुत सौंदर्य का अनुभव कराती थी हमें। क्या होता था कि इन्होंने बोलचाल की जो भाषा है, लोकल जो लैंग्वेज होती है, उसको साहित्यिक भाषा और काव्य भाषा का दर्जा प्रदान किया। यानी जो लोकल लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा है, उसी भाषा में इन्होंने लिखा है। तो उनकी कविता को अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई मित्र हमसे बातचीत कर रहा हो, है ना, जैसे हम आपस में बातें करते हैं, बिल्कुल वैसा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई औपचारिकता हमको वहां पे नहीं दिखती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कवि और पाठक के बीच में एक जुड़ाव होता है, एक जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान लिखी है, सिंपल लैंग्वेज है। इनकी जो काव्य भाषा है उसमें शब्दों का चयन जो है बहुत सोच समझ के किया है इन्होंने तत्सम शब्द भी यूज किए हैं, तद्भव भी करें, देशज भी करें, विदेशी भी करें, हर तरह के शब्द। देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं। तद्भव जो संस्कृत से बदल के हिंदी में आ जाते हैं। देशज जो है वो क्या होते हैं, जो अपने देसी शब्द है, देश के शब्द है, और विदेशी जो बाहरी लैंग्वेज से आए हुए हैं। ठीक है, यानी इन्होंने हर तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करे। इसके बाद बात करते हैं गीत फरोश, जो ये हमारी कविता है, इसके प्रतिपाद की। अब देखो, यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा ना, प्रतिपाद, ये पेपर में काफी आता है, और यही जो चीज है ना, ये आपके जो आगे आपको व्याख्या मिलेगी वहां पे भी है। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो व्याख्या आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, सेम यही चीज बार बार रिपीट होएगी। ठीक है, तो समझिए, गीत फरोश में कवि कहता है कि मैं गीत बेचता हूँ, यानी ये अपनी बात बता रहे हैं कि ये अपने गीत जो है उसको बेचते हैं, और ग्राहक की इच्छा के अनुसार तरह तरह के सभी किस्म के गीत जो है वो बेचता हूँ। यानी कवि कह रहा है कि मैं गीत बेचता हूँ और ग्राहक की इच्छा के अनुसार तरह तरह की और सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जैसे एक सेल्समैन होता है, वो अपनी वस्तु का विज्ञापन करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ये ले लो, इसमें ये फायदा है, ऐसा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। इस तरीके से सेल्समैन बताता है ताकि ग्राहक जो है वो उसको लुभाता है। ऐसे ही ये कहते हैं कि जिस तरीके से सेल्समैन अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसका विज्ञापन करता है, ग्राहक को लुभाता है, ठीक वैसे ही कभी 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 अपने गीत की, इसमें ठीक इसी तरह यहाँ पे कवि आएगा। कवि जो है वो अपने गीत की प्रशंसा करते हुए और ग्राहक को लुभाते हुए कहता है कि पहले आप गीत देख लो, बाद में दाम बताऊंगा। ऐसे आपने दुकान पे भी देखा होगा, मान लो आप कपड़े लेने जाते हैं, आप कई सारे कपड़े देखते हैं, तो वो ये आपसे, आप प्राइस पूछते हो तो कई बार वो ये बोल देते हैं कि आप पसंद कर लो फिर आपको प्राइस बता देंगे। ठीक है, वो कई बार ऐसे बोलते हैं। तो वही चीज़ है, इन्होंने भी कहा है कि पहले आप गीत देख लो
फिर जो आपको पसंद आए बताना, फिर मैं उसका आपको प्राइस बता दूंगा। देखो अभी तक आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कवि की तकलीफ और कवि का दर्द बताया जा रहा है। कवि अपनी तकलीफ बता रहा है कि उसे किस तरीके से अपने गीत बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कवि कहता है कि ये जो गीत है ये निरर्थक नहीं है, इनकी उपयोगिता यानी ये बहुत ही उपयोगी है, इनके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है तो उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन बताता है, यानी उसके लाभ बताता है, उसकी बेहतर चीजें बताता है। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ये किस किस काम में आते हैं गीत, ये समझिए। ये कहते हैं कि ये जो गीत हैं, अगर आपके मान लो बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, उस समय अगर आप गीत सुन लोगे हमारे, तो आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। ये कहते हैं कि अपने प्रेमी को भी आप अपने पास बुला सकते हो हमारे गीत के जरिए। और कहते हैं कि कवि अत्यंत ही सहजता से, कवि जो है, यहाँ पे कवि आएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, कवि जो है वो अत्यंत ही सहजता से स्वीकार करता है कि आरंभ में मुझे, कहते हैं कि शुरू में जब मैं गीत बेचने आया था तो मुझे शर्म आती थी गीत को बेचने में, लेकिन बाद में इसको कवि को ये समझ में आई कि लोग अपने सुख के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, यानी लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, तो मैं तो केवल अपने गीत ही बेच रहा हूँ, क्यों, तो मैं अपने गीत क्यों ना बेच सकता, यानी क्यों नहीं बेच सकता, ठीक है। मुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए सोच समझकर मैंने अपनी लेखनी की स्वतंत्रता को कुछ पैसों के लिए बेचना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे समझिए, कवि जो है पूरा स्वतंत्र होकर नहीं लिख पाता, लिख रहा है, ये इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लो इनको पैसों की नीड है, तो ऐसे में क्या है, ये गीत गीत लिखकर बेच रहे हैं, तो इनको उसके अकॉर्डिंग, यानी जो इनका खरीदार है, जो ग्राहक है, उसके अकॉर्डिंग गीत लिखना होगा। यानी लेखन की स्वतंत्रता नहीं है, अपना जैसा मन करे वैसा नहीं लिख सकते, इनको इस तरीके से लिखना है जो चीज मार्केट में बिक सके, ठीक है। ये कहने का मतलब है। देखो, कवि अपने गीतों की विविधता के विषय में बताता है, यानी इसके गीतों में कितनी वैरायटी है, विविधता है। कहते हैं कि ये गीत सुबह का है, यानी सुबह का गीत अलग है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने हर प्रकार की मन स्थितियों का वर्णन किया है। ये व्यंग्यात्मक लहजे से कहता है कि ये गीत पहाड़ों पे चढ़ा सकता है, आप जितना आगे बढ़ना चाहोगे ये गीत आपको आगे बढ़ा सकता है, इसके प्रभाव से आप भूख प्यास दुख बीमारी सब भूल जाओगे। ऐसा ये कह रहे हैं कि मतलब अपने गीत की तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यंग कह रहे हैं कर रहे हैं। कवि जो है वो बहुत ही अनुभवी और व्यवसायिक लहजे में अपने ग्राहकों से ये कहता है कि यदि मान लो आपको ये गीत पसंद नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आप मुझे बताओ, मेरे पास कलम और दवात है, आपको जैसा गीत पसंद होगा मैं वैसा ही गीत लिख दूंगा आपके लिए। स्पष्ट है कि कवि ने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ अपनी व्यवस्था को व्यंग्यात्मक तरीके से बताया, ठीक है। क्यों, आप समझिए, कवि भी समाज का हिस्सा होता है, जैसे हम सभी समाज का हिस्सा है, ऐसे कवि भी। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो कवि पे भी पड़ेगा। जीवन जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है, तो ऐसे में जिंदा रहने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो कवि को भी पैसे की जरूरत है, और कवि को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसको अपनी जो गीत है वो बेचने पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पे कवि जो है अपनी तकलीफ और कवियों की तकलीफ बता रहा है कि कवि जो लेखक होते हैं उनके साथ क्या समस्या आती है। भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत ही मार्मिक तरीके से कवियों की व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया है और समाज पर भी एक करारा व्यंग किया है। कह रहे हैं कि ये समाज जो है एक कवि को अपने गीतों को बेचने के लिए मजबूर कर देता है। समाज अपनी जरूरतों के आगे कवि को अपनी लेखनी के साथ समझौता करना पड़ता है, यानी स्वतंत्र होकर नहीं लिख सकता, वो अकॉर्डिंग टू अपने जो भी उसके जो ग्राहक हैं, जो उसके गीत को खरीदने वाला है, उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है इनको, क्योंकि उसके गीत जो है वो तभी बिकेंगे जब उसके पास ग्राहक होंगे। कवि अपने गीत ग्राहकों को खुश करने के लिए लिखता है ताकि उसकी दुकान ना बंद हो जाए, ठीक है। अपने मनपसंद अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता, अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए लिखेगा ताकि उसके जो गीत है वो आगे बिकते रहे, तब ठीक है। यहाँ पे आएगा कवि, कवि को इस मानसिक स्थिति में पहुंचाने वाला ये भौतिकतावादी समाज ही है, यानी ये जो भौतिकतावादी समाज है इसने ही कवि को अपने इस लेवल पे पहुंचा दिया है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो यहाँ पे हमारी जो कला पक्ष, भाव पक्ष और विशेषता थी ये हो गया। अब व्याख्या में देखिए, व्याख्या में आपको सब समझ में आएगा। देखिए अब अगर आप अपनी सोल की बुक देखेंगे तो वहां पे बस इतना दे रखा है, जी हाँ हुजूर मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ और डैश डैश कर रखा है। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने आपके लिए पूरी कविता टाइप करी है, आप यहाँ पे देखो। अब थोड़ा सा मतलब समय लगा के वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर एंड तक पढ़ो,
ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, जो भी आपको बताया था, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है और बिल्कुल सिंपल शब्द है। ये नई कविता है ना, तो नई कविता के समय में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल किया जाता था, आम भाषा को, बोलचाल की भाषा को, इसलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसमें आपको कठिन कुछ नहीं लगेगा। या आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको क्या करता हूँ इसका सब ये बता देता हूँ व्याख्या। तो देखिए, ये जो गीत फरोश कविता है, ये किसके द्वारा रचित है? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, और ये इनके पहले काव्य संग्रह में संकलित भी हुआ था। ये कविता प्रयोगशील कविता के आरंभिक दौर की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता का केंद्र बिंदु जो है वो कवि द्वारा कविता को बेचने की व्यवस्था है, यानी बताता है कि कवि कितना मजबूर होकर अपनी कविता को बेचता है। और ये किसकी देन है? ये जो भौतिकवादी समाज है वो उसको मजबूर करता है कवि को ये काम करने के लिए। तो ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं व्याख्या की। जो मैंने आपको बताया था डिक्टो अब वही चीज है। देखिए, कवि कहता है कि मैं गीत बेचता हूँ, ग्राहक की मर्जी के अनुसार तरह तरह के सभी किस्म के मैं गीत बेचता हूँ। वो एकदम शुद्ध व्यवसायिक ढंग से कहता है कि पहले गीत को देख लें, बाद में कीमत बताऊंगा। ये गीत अर्थहीन नहीं है, ये गीत आपके बहुत काम आएंगे। कवि ने सभी तरह की संवेदनाओं, इमोशन से संबंधित गीत लिखे हुए हैं। कवि कहता है कि गीत जो है वो सख्त सिरदर्द को दूर कर देता है। गीत में इतनी शक्ति है कि वो अपनी प्रियतम जो है, प्रिय जो है, उसको पास बुला देता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि आरंभ में जब उसने गीत बेचना शुरू करा तो उसे शर्म आई, लेकिन बाद में उसे बुद्धि आ गई, उसे समझ में आ गया कि लोग जो है अपने भौतिक सुख के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो ऐसे में मैं तो केवल गीत बेच रहा हूँ, तो मैं तो गलत नहीं कर रहा। जब लोग अपना ईमान बेच देते हैं वो गलत है, तो मैं तो केवल गीत ही तो बेच रहा हूँ। और अंत में मैंने अपनी लेखनी की स्वतंत्रता को तिलांजलि दे दी, यानी पहले मैं स्वतंत्र होकर लिखता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने गीत बेचने, तो मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मैं कैसे गीत लिखता हूँ? अब मैं जनता, अपने पाठक के अनुसार लिखता हूँ, जो उसके खरीदार है, ग्राहक है, उसके अनुसार लिखता हूँ। यानी अब लेखन की वो स्वतंत्रता नहीं रही। कवि कहते हैं कि पहले देख ले, मैं कीमत बता दूंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो, ये कहते हैं मैंने हर प्रकार की मन स्थिति और परिस्थिति को आधार बनाया और फिर अपने गीतों को लिखा। ये व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कवि कि गीत आपको पहाड़ पे भी चढ़ा देगा, और दूसरा गीत ऐसा है जो जितना आगे बढ़ना चाहो आपको आगे बढ़ा देगा। ये गीत बहुत प्रभावशाली है। ये गीत भुआली नामक तपेदिक के अस्पताल की हवा जैसा असरदार है। ठीक है, गीत तपेदिक की दवा के समान है। इस प्रकार कवि सभी प्रकार के गीत की रचना कर सकता है और उसको बेच सकता है, ऐसा कवि का कहना है। कवि अपने पाठकों को शुद्ध सेल्समैन की तरह कहता है कि आप लोगों को जैसा पसंद हो वैसा ही मैं गीत आपके लिए लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसा गीत आप सुनना चाहेंगे वैसा ही आप गाएंगे, वैसा ही गीत मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये कवि कहता है। तो इसके बाद विशेष क्या है इसमें? देखिए, भाषा जो है वो बहुत ही सहज है, सरल है और इसमें आत्मीयता है। भाषा सरल होते हुए भी इसमें भावाभिव्यक्ति जो है बिल्कुल सशक्त है, बिल्कुल एक एक चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तुकबंदी से कविता में व्यंग बहुत ही तीव्र हो गया है। तुकबंदी है इसके अंदर। ठीक है, आप पढ़ोगे जो मैंने आपको लाइनें दिखाई थी कविता की, तो आपको तुकबंदी दिख जाएगी उसमें। समाज के कारण साहित्य में जो परिवर्तन आते जा रहे हैं उसकी भी सूचना आपको मिलती है। और दूसरा फिर इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कवि जो है, कवि के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उसको भी पैसों की जरूरत होती है, इसलिए मजबूर होकर उसको अपने लेखनी और अपने विचारों की स्वतंत्रता उसकी छिन जाती है, और वो फिर मजबूर होकर अपने ग्राहकों के अनुसार अपना लेखन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर वो खत्म हो जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएं। तो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।